अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मूवी का जिक्र करना चाहता हूँ वो बेसिकली एक तेलुगु फिल्म है जिसमें धनुष, नागार्जुन, जिम सारफ और रश्मिका इन चारों की एक्टिंग अपने पीक पे आपको नजर आएगी। इनमें से अगर किसी के भी आप फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए है। मूवी का नाम है जी कुबेर या कुबेरा, जिसका लफ्जी मतलब है गॉड ऑफ वेल्थ, जिसे राजा भी कहते हैं। फिल्म की टोटल ड्यूरेशन तो पूरे 3 घंटे की है, लेकिन इस वीडियो में आपको इस पूरी मूवी की कहानी शॉर्ट करके ऐसे सुना दूंगा कि आपको पूरे 3 घंटे वेस्ट करने नहीं पड़ेंगे और फिल्म की स्टोरी भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टोरी। तो कहानी स्टार्ट होती है जी एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से, जिसको 14 ट्रिलियन क्यूबिक वर्ल्ड्स प्योरेस्ट गैस के रिजर्व दरियाफ्त हुए हैं इन द बे ऑफ बंगाल। अब ये इतनी गैस है कि पूरे हिंदुस्तान को 15 साल के लिए काफी है। अब कंपनी का मालिक नीरज मित्रा, जिसकी कमाल अदाकारी है, बाकी तमाम लोगों की अदाकारी भी अपनी जगह पे है, लेकिन नीरज मित्रा का किरदार अदा किया है जिम सौरभ ने, जो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट है। अब नीरज मित्रा को जैसे इस बात की खबर होती है वो फौरी तौर पे मंत्री के पास जाता है और उसे इस वाक़े की अपडेट देता है और साथ ही उसे ये बता देता है कि ये आप मीडिया पे आके अनाउंस करें कि हम किसी कंपनी से, किसी प्राइवेट कंपनी से गैस खरीद रहे हैं और सब्सिडी पे आवाम को दे रहे हैं। इसका आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोगों के दिल में आपकी इज्जत बनेगी, और दूसरा आपको हम अगले 2 टेन्योर के लिए मज़ीद मिनिस्टर इलेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप ये अनाउंस नहीं करते, अगर आप ये कह देते हैं कि हमने मुल्क के फ़लाँ हिस्से से गैस एक्सप्लोर कर ली है, तो अवाम इस पे अपना हक समझेगी। अब ये बात उस मंत्री को समझ में आ जाती है, लेकिन इस पूरे काम के लिए वो उस कंपनी के मालिक नीरज मित्रा से 1 लाख करोड़ की रिश्वत मांगता है, जिस पे वो कहता है कि 50,000 करोड़ का पैसा मुझे वाइट में चाहिए और 50,000 करोड़ का पैसा मुझे ब्लैक में चाहिए, क्योंकि मेरे अंडर बहुत सब ऑर्डिनेट्स हैं, दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं। इन सभी को मैंने ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उन सब के मुंह बंद हो सकें। खैर, गैस एक्सप्लोरेशन की प्लेस पे एक ज़ोरदार धमाका किया जाता है जिसमें वो तमाम वर्कर्स मारे जाते हैं जिनको इस बात का इल्म हो चुका था कि इस एरिया से गैस दरियाफ्त हो चुकी है। और इस इंसिडेंट को लेकर मिनिस्टर मीडिया पे आता है और उन तमाम लोगों से और उनकी फैमिली से हमदर्दी करता है और उनके लिए मदद का ऐलान करता है और ख़ुद लोगों की नज़र में मज़ीद अच्छा बन जाता है। दूसरी तरफ नीरज मित्रा अपने फादर से इस पूरे मामले को डिस्कस करता है, जिस पे उसका फादर उसे मशवरा देता है, हमें ये काम बहुत रिस्की है, इसके लिए बहुत ही चालाकी के साथ ये काम करना पड़ेगा, और ताकि हमारा नाम इस पे ना आए हम किसी थर्ड मैन को हायर कर लेते हैं, वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को अपने तौर पे डील करे। लेकिन हमें इस पूरे मामलात को डील करने के लिए एक इंतहाई एक्सपर्ट और ईमानदार ऑफिसर चाहिए, जिसके लिए वो उसे मशवरा देता है कि एक ईमानदार ऑफिसर उसकी नज़र में है जो कि एक्स सीबीआई ऑफिसर दीपक तेज है, जिसे 1000 वाला भी कहते हैं। 1000 वाला उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने 1000 केस सोल्व किए हैं ईमानदारी के साथ। अब वो ईमानदारी की सज़ा के तौर पर उसे 10 साल की कैद सुना दी गई है। हम उसे इस 10 साल की कैद से निजात दिलवाएंगे, इसके बदले में वो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस पर्पस के लिए नीरज मित्रा दीपक तेज के पास जाता है, उसे तमाम मामलात से अवेयर करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सज़ा कम करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी कंपनी के लिए काम करना होगा। हमें बेसिकली तुम्हारी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें इस तरह से ट्रांजैक्शंस करनी है, कुछ पैसा वाइट में और कुछ पैसा ब्लैक में हमें भिजवाना है। उनकी ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे ऊपर नाम ना आए, इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। खैर, दीपक तेज उनके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है और उन लोगों को ये मशवरा देता है कि हमें सबसे पहले जो वाइट पैसा उनको भिजवाना है उसका बंदोबस्त करने के लिए, जो कि 50,000 करोड़ रुपया जिसकी रकम बनती है, उसके लिए वो कहता है कि 4 हमें बेनामी अकाउंट चाहिए। ऐसे लोगों के नाम पे कंपनीज ओपन की जाएंगी और उनके नाम पे उनके अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा,
लेकिन उन 4 अकाउंट्स का हमारे साथ लिंक कोई नहीं होगा। इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, अगर किसी को हमारी कंपनी पे शक भी होता है तो कोई भी इन अकाउंट्स को हमारे साथ लिंक नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 4 बेनामी अकाउंट किन के नाम पे खोले जाएं और ये लोग कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए दीपक तेज उन्हें मशवरा देता है कि हम फुटपाथ पे बैठे फ़कीर उनको उठाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनके नाम पे बेनामी अकाउंट ओपन करेंगे। अब इस पर्पस के लिए हिंदुस्तान के डिफरेंट प्लेसेस से 4 फ़कीर देवा, खुशबू, दिव्या और खेलू इन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इन्हीं 4 फ़कीरों में एक फ़कीर है देवा, जिसका किरदार धनुष ने निभाया है और यही बेसिकली इस पूरी मूवी का मरकज़ी करैक्टर है जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है और इसकी क्या ही शानदार एक्टिंग है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। अब इन फ़कीरों को अमीरों के साथ बैठने की, खाना खाने की, बातचीत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनका गेटअप चेंज किया जाता है, इन्हें साइन करना सिखाया जाता है। इसके बदले में उनको 3 वक्त का खाना और रहने के लिए मुफ्त जगह फराहम की जाएगी, जिस पे वो फ़कीर हंसी खुशी मान जाते हैं। उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन नीरज का असल में प्लान कुछ और है। वो इन 4 फ़कीरों को यूज़ करके जैसे ही अपना मतलब निकलवा ले, इन फ़कीरों को रास्ते से हटाना चाहता है। इस बात की खबर अभी दीपक को नहीं है। खैर, इन फ़कीरों के नाम स्विस अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और टारगेट ये है कि हर किसी के नाम पे 10,000 रुपया वो हवाला के थ्रू इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर दूसरे मुल्क से वापस अपने मुल्क पैसा भिजवाया जाएगा और इस तरह ये पैसा वाइट हो जाएगा। इस पर्पस के लिए वो सबसे पहले खेलू और फिर दिव्या के नाम अकाउंट्स ओपन करते हैं और अपना काम निकलवा लेने के बाद जैसे पैसा उनके अकाउंट से वापस निकाल लेते हैं, उन दोनों को नीरज मरवा देता है। इस बात की खबर जैसे दीपक को पता चलती है तो वो नीरज के पास जाता है और काम करने से इनकार कर देता है कि हमारी डील तो इलीगल ट्रांजैक्शंस को लेकर हुई थी, मर्डर का बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नीरज चूंकि बहुत चालाक आदमी है, वो दीपक को वापस जेल जाकर 10 साल के लिए सड़ने की धमकी देता है और साथ ही कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मार दिया जाएगा, जिस पर दीपक मजबूर होकर उसके प्लान का हिस्सा बनने के लिए एग्री हो जाता है। इन 4 फ़कीरों में एक खुशबू है जो कि प्रेग्नेंट है, लेकिन रोबो की नज़र खुशबू पर है और वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना चाहता है। ये असल में रोबो वही आदमी है जो काम हो जाने पर फ़कीरों को रास्ते से हटा देता है और उनको मार देता है। रोबो खुशबू को पकड़कर ले जा ही रहा होता है कमरे में कि देवा उसकी नीयत समझ जाता है और किसी तरीके से खुशबू को रोबो से बचा लेता है और खुशबू को बाथरूम में लॉक करके दीपक तेज का इंतज़ार करता है कि कब वो आए और कब वो रोबो की शिकायत करे। लेकिन जैसे ही दीपक उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है जहां पे इन फ़कीरों की ट्रेनिंग की जाती है और इन फ़कीरों को रहने के लिए जगह दी जाती है, देवा उसे शिकायत लगाना ही चाहता है, लेकिन दीपक उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और उसे फौरी तौर पर अपने साथ चलकर बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहता है। उसे कहता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में तुम्हारी बात सुनूंगा। देवा के नाम पे भी स्विस अकाउंट ओपन किया जाता है। इसके अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपया जमा करवाया जाता है और बैंक मैनेजर नारायण गायकवाड़ देवा को अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है कि इन फ्यूचर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे फ़ोन पे रब्ता कर सकता है। अब दीपक तेज देवा के अकाउंट से पैसा वापस निकाल कर रोबो को कह देता है कि इसको अपने साथ ले जाओ और इसे मार दो। लेकिन बाद में दीपक को पता चलता है कि उसकी ट्रांजैक्शन में कोई एरर आ गया है। देवा की आइस ठीक तरीके से स्कैन नहीं हुई, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो नहीं पाई और अभी भी पैसा देवा के अकाउंट में मौजूद है, जिसकी बिना पर वो जल्दी जल्दी रोबो को फ़ोन करता है और कहता है कि इसे अभी नहीं मारना, इसके अकाउंट में भी पैसे मौजूद हैं, इसे वापस फौरी तौर पे मेरे पास लेकर आया जाए ताकि मैं वापस इसके अकाउंट से पैसे निकलवा सकूं। लेकिन अब देवा इस सारी सिचुएशन को समझ चुका है। उसे ये पता चल गया है कि ये लोग इसे इस्तेमाल करके इसे भी मार देंगे जिस तरह इसने बाकी 2 लोगों को भी मार दिया है। इसलिए वो मौका पाकर उस जगह से भाग निकलता है और यहीं से क्रिएट होता है कहानी में एक ट्विस्ट। देवा भागकर सीधा रेलवे स्टेशन जाता है क्योंकि वो सीधा अब अपने गांव तिरुपति जाना चाहता है और इसी स्टेशन पर देवा की मुलाकात होती है समीरा से, जो रात के इस पहर में अकेले रेलवे स्टेशन में अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है।
लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको चूंकि धोखा दे चुका है और उसे मिलने नहीं आया, इस बात से दिल बर्दाश्त होकर समीरा खुदकुशी करना चाहती है। अब समीरा का किरदार निभाया है रश्मिका ने और इसकी अदाकारी भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। देवा समीरा को खुदकुशी करने से बचा लेता है और यहीं से स्टार्ट होती है इन दोनों के दरमियान एक केमिस्ट्री जो कि आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। और इसी कहानी में समीरा को जब पता चलता है कि देवा असल में एक फ़कीर है, तो यहाँ पे कुछ फ़नी सीन भी दिखाए गए हैं। वो उसे पीछा छुड़वाना चाहती है, लेकिन हालात इस तरह के बन जाते हैं कि देवा और समीरा को वापस फिर एक दूसरे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। दीपक देवा को ढूंढता ढूंढता समीरा के पास पहुंच जाता है। दरअसल देवा ने समीरा का फ़ोन यूज़ किया होता है दीपक को कॉल करने के लिए, और इसी फ़ोन को ट्रेस करते करते दीपक समीरा के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन समीरा उसे बताती है कि देवा अब उसके पास नहीं है, वो उसे मस्जिद के पास फलानी जगह पे छोड़ आई थी। तो उसको वापस वो मस्जिद के पास उस एरिया में ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उसकी देवा से मुलाकात नहीं होती। और यहाँ से फिर क्रिएट होता है दीपक और देवा के बीच ऐसा चूहे बिल्ली का खेल जो आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगा। अब इस भागम भाग में एक तरफ तो समीरा की देवा के साथ अटैचमेंट हो जाती है और दूसरी तरफ दीपक को नीरज की असलियत का पता चल जाता है कि किस तरह उसने ना सिर्फ इन फकीरों को यूज़ किया और इनको मारा है, बल्कि इससे पहले भी वो सैकड़ों लोगों की एक धमाके में जान ले चुका है, जिसकी वजह से वो इरादा कर लेता है कि अब उसने मज़ीद नीरज का साथ नहीं देना, जो होगा देखा जाएगा। इस मकसद के लिए वो अपनी फैमिली को भी फ़ोन कर देता है कि आप लोग मुल्क छोड़कर किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, मैं भी 15 दिनों के बाद आपको उसी कंट्री में आकर ज्वाइन करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ नीरज मित्रा चूँकि बहुत शातिर और चापलूस चालाक किस्म का आदमी है, उसको दीपक की असलियत का पता चल जाता है। वो किसी तरीके से अपने बंदे छोड़ता है इसके पीछे मुखबरी करने के लिए कि जैसे इसकी खबर लगे इसको मार दिया जाए। दीपक तेज किसी तरह देवा को ढूंढ लेता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वो नीरज मित्रा की असलियत जान चुका है, इसलिए अब वो उसका साथ नहीं देगा। पहले तो देवा उसकी बातों का यकीन नहीं करता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि खुशबू को अभी मारा नहीं गया और दीपक तेज ने उसे बचाकर किसी सेफ प्लेस में शिफ्ट किया हुआ है, किसी अनाथ आश्रम में रखा हुआ है, और खुशबू और उसका बच्चा जो कि उसके पेट में है वो दोनों सेफ हैं, तो वो ना सिर्फ दीपक तेज की बातों पे यकीन कर लेता है, बल्कि उसकी हर तरह से मदद करने के लिए भी रेडी हो जाता है। और साथ कहता है कि मेरी बदले में खुशबू से एक बार सिर्फ मुलाकात करवा दो ताकि मुझे पता चले वो जिंदा है भी कि नहीं। अब ये लोग खुशबू से मिलने के लिए उस अनाथ आश्रम में जाते हैं। खुशबू का डिलीवरी का टाइम करीब है, वो वहाँ पे एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है, लेकिन चूंकि नीरज ने अपने आदमी छोड़े होते हैं इन लोगों के पीछे, इसलिए वो इनका पीछा करते करते उसी आश्रम तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचकर दीपक तेज और खुशबू दोनों को मार देते हैं। दीपक असल में मरने से पहले देवा को सारा प्लान समझा चुका है कि किस तरह वो नीरज को पकड़ सकता है और उसे एक्सपोज कर सकता है। बेसिकली वो उसे ये बताता है कि वो उसकी तमाम गेस्ट हाउस की रिकॉर्डिंग और उसकी ट्रांजैक्शंस को पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके मीडिया में चला देता, और उसे ये भी बता देता है कि नीरज ने अपना सारा ब्लैक का पैसा किस जगह पे छुपाया हुआ है। अब देवा वो तमाम पैसा ट्रक में इकट्ठा करके नीरज के घर के सामने रोड पे ढेर लगा देता है, और पूरे मीडिया के सामने ये लाइव मनाजिर पूरी दुनिया देख लेती है। और मिनिस्टर को उसे फ़ोन करना पड़ जाता है कि इस मामले को फौरी तौर पर रिजॉल्व करो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें अरेस्ट करवाना पड़ेगा। अब नीरज मजबूर होकर देवा को फ़ोन करता है और देवा उसे कहता है कि एक तो बात ये कि इस गैस पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, पूरे इंडिया की आवाम का हक है। पैसा उन सबको मिलना चाहिए और इस गैस से सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें एक दिन के लिए फ़कीर बनकर लोगों से मांगना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें पता चल सके कि फ़कीर असल में ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अब नीरज फ़कीर बनकर भीख मांगने के लिए रेडी हो जाता है और दिल में सोच लेता है कि फ़कीर बनकर ही वो देवा को किसी तरीके से ढूंढ निकालेगा और उसे मार देगा। खैर वो पूरा दिन गुजरने के बाद आखिर उसकी देवा से मुलाकात हो जाती है
एक किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ पे बदबूदार कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, दोनों की इंटरेक्शन होती है, डायलॉग्स हैं बड़े ज़बरदस्त, और उसके बाद दोनों के दरमियान फाइटिंग सीन है जिसमें देवा बिल आखिर दीपक को मार देता है और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। अब आते हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जिसमें हिडन लेसन्स कौन कौन से हैं ये आपको बताया जाए। तो इसमें दो हिडन लेसन्स जो मुझे समझ में आते हैं, एक तो ये कि पूरी दुनिया ही सेल्फ इंटरेस्ट पे जा रही है, हर बंदे को अपना सेल्फ इंटरेस्ट प्यारा है। अब मैंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की है, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हमें ये सिखाया जाता है कि इकोनॉमिक की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइस और सेल्फ इंटरेस्ट वो सबसे पहले लोगों के माइंड में होता है। इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखा दिया है कि किस तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट ही है जो लोगों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहा है और किस तरह बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा कर बड़ा बनी। और दूसरा इसमें हिडन लेसन ये है कि जॉब आखिर जॉब है, आप जितनी मर्जी ईमानदारी और मेहनत और एफर्ट उसके ऊपर लगा लें, दिन रात एक कर दें, लेकिन एट द एंड आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। अपना काम फिर अपना ही होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? नीचे अपना कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।